अखिलेश यादव जी शूद्रों में जन्मे महापुरुष हैं, हम शूद्र नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भारत के 22 साल बनाए हुए संविधान में SC ST OBC लिखा गया है। बहुजन समाज पार्टी का जनता से गठबंधन हो गया है कि जल्दी से तुम भाजपा में पहुंच जाओ। जब अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप बात कर रहे थे तो इतनी जल्दी क्या पर जाके तुम भाजपा में शामिल हो गए? हम 2007 में जब पूर्ण सरकार बनाए, हमने नारा दिया यूपी हमारी अब दिल्ली की बारी है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। और इस समय मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। विश्वनाथ पाल जी से आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी की आने वाली रणनीति को लेकर। लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, हाल ही में जो समीक्षा बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिए गए, और तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो भी सारी बातें हो रही है उसको लेकर एक विशिष्ट चर्चा होगी। विश्वनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि हाल ही में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में 9 अक्टूबर को होने वाले जो परिनिर्वाण दिवस है काशीराम जी की, उसको लेकर क्या चर्चा हुई, क्या कहा गया, किस प्रकार से मनाया जाएगा, क्या इसको 2024 के आने वाले चुनाव को लेकर इसको कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है, क्या रणनीति तय की जा रही है? देखिए, मानवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं जी। और उसी तरह इस बार भी पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल और कानपुर मंडल, ये 3 मंडल के लोग लखनऊ में जो मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल है जी, वहाँ पे मनाएंगे, और जो नोएडा में मानवर कांशीराम साहब के नाम से पार्क स्मारक बने हैं जी, वहाँ पर हमारे सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल, जी, 5 मंडल के लोग नोएडा में रहेंगे, गौतम बुद्ध नगर। और बाकी जो मंडल बच रहे हैं वहाँ हर मंडल मुख्यालय पर मानवर कांशीराम साहब परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा विचार गोष्ठी के रूप में। जी। तो क्या इसको 2024 के आने वाले चुनाव से लेकर जोड़ कर देखा जाए? क्योंकि अब तक तो जो मनाने का तरीका था सिर्फ लखनऊ में मनाया जाता था, लेकिन जब मंडलवार तरीके से जो बांट दिया गया। नहीं, हमेशा ये होता था। अच्छा, हमेशा हमेशा ये लखनऊ पर, इधर लखनऊ और कानपुर मंडल जी होता था। आपकी फैजाबाद मंडल भी है, पिछली बार भी फैजाबाद मंडल था जी, और बाकी जो दूर के मंडल हैं वो अपने अपने मंडलों में मना लेंगे जी। और ये है कि ये तो हमेशा धूमधाम मनाते हैं हम लोग परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का। जी सर, कांग्रेस जी लंबे समय तक देश में शासन किया, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, कालेकर रिपोर्ट लागू नहीं की। अब वही कांग्रेस बिहार में आई जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं उसका समर्थन कर रही है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस ने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो एकदम से बदल क्यों दी है? जो कभी पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं थी, आज वो पिछड़ा पिछड़ा क्यों चिल्ला रही है? देखिए, घोषणा करना, वादा करना, ये तो हर दल के लोग करते हैं। यही कांग्रेस थी जो पहली बार 1952 में वोट पड़ा है जी, और वोट का अधिकार डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने सभी जाति समाज को बराबर का दे करके गए हैं। लेकिन हम अब पिछड़े वर्ग के लोगों को 52 में वोट पड़ा, 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 84 तक पूरे बैकवर्ड समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, कांग्रेस ही। इस देश में उसी की हुकूमत चल रही थी और एक भी मौर्य का, एक भी पाल का, एक भी प्रजापति का, एक भी नाई का, एक भी राजभर का, एक भी चौहान का, एक भी बेटा चुनाव लड़ने को नहीं पाता था भाई। यहां तक कि पूरा ओबीसी, यादव कुर्मी की भी मैं बात कर रहा हूं, पूरा ओबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी खाली 1.5 से 2% थी। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस थी। ये तो धन्य मानवर कांशीराम साहब मान्य बहन जी, जिन्होंने देखा कि संविधान में जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल हैं, जो वोट का अधिकार दिया गया, वो इस देश के लोग, जो राजनीतिक दल हैं, हुकूमत करने वाले लोग, सबको नहीं दे रहे, अन्याय हो रहा देश के साथ, आम जनता के साथ। तब बहुजन समाज पार्टी आई। बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के आधार पर आज दर्जनों नेता पाल में, दर्जनों मौर्य में, दर्जनों निषाद में, दर्जनों कश्यप में, दर्जनों बिंद में, दर्जनों प्रजापति में, दर्जनों नाई में, बढ़ई में, लोहार विश्वकर्मा में ये नेता तैयार किया है बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी ने। आज इन नेताओं को ले जाकर के लोग अपनी पार्टी चेहरा दिखा रहे हैं। लेकिन ये समाज समझ रहा है
कि वो नेता तो जहां गए मलाई खाने के लिए गए। अगर बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी अगर मेरी कमजोर हो गई तो नेता पैदा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी जो माननीय साहब की बहन जी की बनाई हुई है, आज आम जनता, आम समाज के लोग सोच रहे हैं इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है। और जहां तक बात रही जनगणना की, बिहार में ये जनगणना हुई, बहुत अच्छी बात है, बधाई इसके लिए। यूपी में भी ये होना चाहिए। और हमारी बहन जी तो लगातार मांग कर रही कि पूरे देश की जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार में आती है 24 में, तो क्या पूरे देश पर जाति का जनगणना वो कराई तो बिना कहे माननीय बहन जी तो मांग कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रही है, केंद्र सरकार से मांग कर रही है, मैं भी मांग कर रहा हूं कि जिस तरीके बिहार में हुआ है इस तरीके जातीय जनगणना आप यूपी में कराओ, पूरे देश में कराओ। तो क्या सर, जब जाति का जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं, हाँ, तो क्या आप उसके हिसाब से आरक्षण के जो प्रावधान है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं, निश्चित होना चाहिए। जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना के आधार पर जो हिसाब हो, ये तो बहुजन समाज पार्टी ने अकेले किया। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले जब बनी पार्टी तो उन्होंने किया कि जिसके जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, बाकी तो किसी ने किया नहीं। और जब बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आ जाएगी, क्या बात, तब तो सब कुछ पूरा होगा अपने आप। माननीय बहन जी सब समाज के लिए काम करेंगी, हर समाज के लिए। सर, अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। इससे पहले दलितों की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो दलितों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, पीडीए का नारा देने से पीडीए का विकास नहीं हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, पीडीए का नारा देने से पीडीए का विकास नहीं हो जाएगा। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी। बैकलॉग भर्ती का मतलब क्या था कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के हिसाब से जो नौकरी निकलती थी, इस नौकरी में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों की, तो जिनकी मानसिकता सही नहीं थी, जब वो जान जाते थे कि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की दी हुई आरक्षण की नौकरी है, तो उस नौकरी को रोक लगा देते थे, ये कह करके कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते भर्ती निरस्त की जाती है। और इस तरीके से पूरे देश में करोड़ों नौकरियां हैं, लेकिन 75-76 साल बीत गया, इस देश में अभी तक जो बैकलॉग की गई नौकरी, इसको भर्ती नहीं किया गया। माननीय बहन जी ने, इस प्रदेश में भी तमाम पिछड़े समाज के लोग भी मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन बहन जी ने अपनी सरकार में जहां पर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, एससी एसटी सबकी नौकरी खूब बहन जी ने दिया, वहीं पर बहन जी ने जांच भी कराई कि हमारी बैकलॉग की कितनी जगह खाली है। तो लाखों नौकरी थी, बहन जी ने भरना शुरू किया, लेकिन ये जो आज पीडीए बनाए हैं पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भर्ती किसकी हो रही थी? एससी एसटी ओबीसी की, लेकिन उन्होंने बैकलॉग की रोक लगा दिया। एससी एसटी का ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने दिया था, उसको भी इन्होंने रोक लगा दिया समाजवादी ने। प्रमोशन के आरक्षण के बिल समाजवादी ने लोकसभा के अंदर पढ़वाया और सारे दल के लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। अकेली बहुजन समाज पार्टी खड़ी थी प्रमोशन आरक्षण के बिल के पक्ष में। तो फिर आज क्या कारण है अखिलेश यादव का इनका और तमाम अधिकारियों का, डीवाईएसपी से एसपी, तहसीलदार से एसडीएम बहन जी ने बनाया था, उनको बैक करके उसी तहसील में जब उनको बैक किया गया तो उनका इतना अपमान हुआ कि वो जो है अपने आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। तमाम लोगों का हार्ट के मरीज हो गए, तमाम को दिल का दौरा पड़ गया। और इतना नहीं, आज ही अपने आप को कहते हैं कि मैं बैकवर्ड का हूं, इस नाते मेरी कुर्सी धुलाई की गई। मैं मुख्यमंत्री था, मेरी कुर्सी धुलाई गई कि मैं बैकवर्ड का हूं। मुझे लोग शूद्र कहते हैं, मैं शूद्र हूं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, अगर आप शूद्र समाज में हो, तो माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश सरकार में थी, तो उन्होंने बड़े जनपदों का विकास अच्छा हो इसके लिए छोटे छोटे जनपद बनाने का काम किया। और जनपद का नाम किसने रखा? बहन जी, क्योंकि जनपद बहन जी बना रहे, नाम भी बहन जी रखेंगे। किसके नाम रखा? छत्रपति साहू जी महाराज, पिछड़े समाज के आरक्षण के जनक, पूर्वी समाज जन्मे, बैकवर्डों में जन्मे, बहुजनों के मसीहा के नाम से भीमनगर रखा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नगर रखा, मानवर कांशीराम साहब नगर रखा, गौतम बुद्ध नगर रखा, फूले नगर रखा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर रखा, संत रविदास नगर रखा, संत कबीर नगर रखा। ये कौन थे? ये बहुजनों के महापुरुष हैं। माननीय अखिलेश यादव जी शूद्रों में जन्मे महापुरुष हैं। हम शूद्र नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भारत के 52 साल बनाए हुए संविधान में एससी एसटी ओबीसी लिखा गया है।
एससी एसटी ओबीसी समाज में जन्मे महापुरुषों के सम्मान के लिए मान्य जनपद का नाम रखा। और आप अपनी सरकार में जब आते हैं तो शूद्र समाज में जन्मे, आपकी भाषा में शूद्र समाज में जन्मे, बहुजनों में जन्मे महापुरुषों का नाम बदल करके आपने उन महापुरुषों का अपमान किया और उनके अनुयायियों का अपमान किया। और ये बदला लेने के लिए ये पीडीए बनाने से समाज नहीं खड़ा हो जाएगा। एक तरफ मानवर कांशीराम साहब की मूर्ति का अनावरण करते हो, एक तरफ उसी के 15 दिन पहले मानवर कांशीराम साहब की जयंती थी, एक ट्यूब नहीं कर पाए। मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए भाई आप। मानवर कांशीराम साहब के जिले का नाम बदलकर आपने कासगंज रख दिया। अब आज उनके मिशन पूरा करने की बात कर रहे हो। ये जनता समझ रही है कि वादे वाले लोग हैं, वादा करेंगे, वक्त आएगा कुछ नहीं करेंगे। जैसे भाजपा ने जितना वादा किया कुछ नहीं किया, वही इनकी हाल है, कांग्रेस की हाल है। अरे पहले किसने क्या किया वो जनता समझ रही, उसके साथ जनता निर्णय लेगी। अपनी बहुजन समाज पार्टी को जनता मन बनाई है, जिताएगी। अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में, हालांकि इनका गठबंधन जो है वो पूरी दुनिया को दिखता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद के थ्रू, भीम आर्मी के थ्रू बहुजनों का वोट लेंगे, खासकर एससी एसटी वर्ग का वोट लेंगे और बसपा का जो वोट है उसको उसके थ्रू लेंगे और फिर सत्ता में जाएंगे। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या रणनीति है जो बार बार वो बहुजनों के वोट में सेंध लगाने की बात करें, तमाम चीजें कहते हैं? आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। कांग्रेस ने भी बाबू जगजीवन राम जी को आगे करके वोट लेकर चलती थी। एक बार तो बाबू जगजीवन राम के नाम से चुनाव लड़ा गया इस देश में, अगर हमारी सरकार आएगी तो बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब चुनाव जीत गई तो कांग्रेस क्या कहती है कि बाबू जगजीवन राम जी से ही पूछ रही, बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो बाबू जी क्या करेंगे? ये थोड़ी कहेंगे अभी बना दो। लेकिन इस देश का कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी भी एससी एसटी समाज के लोग बैठने का मौका नहीं मिला। यहां तक जगजीवन राम बाबू के नाम पर चुनाव हुआ, वो भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ छल किया, उनके खिलाफ उनके कहलोर कर पीआरओ को लड़ा करके हराने का काम किया ताकि संविधान सभा में न जा पाए। जिस वेस्ट बंगाल से चुनाव जीत भी गए, बंटवारे के वक्त 47 में उस सीट को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया ताकि यहां की संविधान सभा में जा पाए। बस इन लोगों ने किया। और मान्या बहन जी बिजनौर से लड़ रही थी तो कांग्रेस ने जगजीवन राम बाबू की बेटी को नौकरी से इस्तीफा दिला करके लाल बहन जी के खिलाफ लड़ाया ताकि बहुजन समाज पार्टी न बनने पाए। तो ये बन गई। और जहां तक बात रही माननीय अखिलेश यादव जी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 महीना चली, 6 महीने चली, 16 महीने चली और 5.5 साल, 4.5 साल चली। जनता नारा लगाती थी कि यूपी की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। नारा पूरा हुआ। जनता ने देखा कि कारण क्या है कि बहन जी की सरकार बनाई जाती फिर गिरा दी जाती है। तो जनता ने निर्णय लिया, सर समाज के लोगों ने एक तरफा वोट देकर बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो बहुजन समाज के वर्करों ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। जब यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तो उनके सीने और पेट में दर्द शुरू हो गया जो दिल्ली में हुकूमत करते थे। उन्होंने कहा अरे बाप रे, बीएसपी ने नारा दिया यूपी की मजबूरी, बहन जरूरी, तो पूरा कब्जा कर लिए इस देश के बड़े प्रदेश पूर्ण बहुमत से। अभी नारा दे रहे हैं कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, लगता है दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। तो जो हमारा एक गठबंधन बना था दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, गरीब, सवर्ण लोगों का, इसमें खंड खंड करने की साजिश हुई, खंड खंड करने की। चाहे वो उदित राज जी हो, जिनका नाम रामराज था, उन्होंने अपना नाम उदित राज कर लिया और अंत में जाके उसी राम वाली पार्टी दिल्ली सांसद बन गई, इतनी जल्दी पड़ी थी। और चाहे वो माउंट मेश्राम जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, ये सारे दल 2007 के बाद पैदा किए गए, बनाए गए, खाली इसलिए कि कहीं इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में ना आ जाए। ये जनता समझ रही है कि इस देश में अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक कोई है, अगर इस देश में बहुजनों की हितैषी नेता कोई है तो बहन जी। अगर इस देश में सर्व समाज के गरीबों की, बहुजनों की हितैषी, गरीब समाज की हितैषी अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी। तो इसलिए इस तरह के तमाम दल बने हैं। दल बनने से समाज अब नहीं बटने वाला। समाज समझ गया कि हम 2007 में जब पूर्ण सरकार बनाए, हमने नारा दिया यूपी हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तो हमारे बीच में लोग आकर के कि भाई आप भी पार्टी बना लो, मुख्यमंत्री बन जाओ, एससी समाज की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, शुल्काय समाज की बेटी हो गई,
राजभर जी आप भी बना लो, संजय जी आप भी बना लो, तमाम लोगों को दल बनवा दिया गया। और मानवर कांसीराम साहब की मिशन पूरा करने के लोग बात करते हैं, लेकिन मानवर साहब द्वारा बनाई गई बीएसपी पार्टी खत्म करने की साजिश भी करते हैं। दोनों नहीं चलेगा। एक तरफ कहोगे हम मानवर कांसीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे, एक तरफ मानवर कांसीराम साहब के मिशन पूरा करने की बात करते हो, एक तरफ मानवर कांसीराम साहब की बनाई हुई पार्टी खत्म करने की साजिश कर रहे हो। एक तरफ मानवर साहब मिशन पूरा करने की बात करोगे, एक तरफ मानवर कांसीराम साहब द्वारा बहुजन समाज पार्टी का वारिस मान्य बहन जी को बनाया गया, मान्य बहन जी का विरोध करोगे। ये जनता समझ रही दोहरे चरित्र को। लेकिन सर ओम प्रकाश राजभर तो यही बात पिछले समय तक बोल रहे थे कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है इंडिया गठबंधन से तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन आज वो भाजपा इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि जल्दी से तुम भाजपा में पहुंच जाओ? जब अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप बात कर रहे थे तो इतनी जल्दी क्या पड़ी जाके तुम भाजपा में शामिल हो गए? ये तो इसलिए लोग नाम लेते बहन जी का ताकि जब बहन जी का नाम लेंगे तो मेरी पूछ बढ़ जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने लिए चले जाए, इसलिए आनंद खान लोगों ने बुलाया चले गए। लोग कोई जगह नहीं है, ये कोई विचारधारा मिशन नहीं है। ये एक तरफ चिल्लाते रहेंगे कि ये भाजपा कर रही, वो भाजपा कर रही, इनको मंदिर भेजेंगे, इनको वहां भेजेंगे, इनको गुजरात भेजेंगे, और एक तरफ जाकर के उन्हें गोद में बैठ गए। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, इसे कहीं कुछ होने वाला है। आम पब्लिक समझ रही है इस देश को बचाना है, इस देश में बाबा साहब संविधान पूरी तरह लागू कराना है। बाबा साहब ने कहा था इस देश का हुक्मरान जब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी ईमानदारी लागू नहीं हो सकता। और ये आज जनता की निगाह में है। आज भले ही बहुजन समाज पार्टी के अकेले चलेंगे, लेकिन अकेली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जनता से गठबंधन हो गया है, सब समाज के लोगों से गठबंधन हो गया है, और सब समाज लोग इकट्ठा होकर के आने वाले 24 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, ये बड़ा प्रदेश है जहां प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, यहां इंडिया और एनडीए दोनों को बहुजन समाज पार्टी दोनों को रास्ता रोकने का काम करेगी। बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में आएगी और आने वाले 24 का चुनाव जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा और माननीय भाई प्रधानमंत्री। सर अभी कुछ दिन पहले की खबर थी कि भाजपा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को एक मतलब हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, जब आप SC/ST बस्तियों में वोट मांगने के लिए जाएं, जो उनके SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं रामचंद्र कनौजिया, वोट मांगने के लिए जाएं तो बसपा सुप्रीमो मायावती उनकी सरकार को, उनके किए गए कामों को, उनको टारगेट ना करें, अपना काम बताएं लेकिन उनका विरोध ना करें, उनको कुछ कहे ना और उनकी कटाक्ष ना करे, कुछ ना करे। तो आप इस चीज को वो अपनी भाजपा की रणनीति है। हमारा समाज जो है पिछड़ा SC/ST मुस्लिम गरीब समाज समझ रहा है कि भाजपा के लोगों के नाटक है, कभी जाके किसी गरीब के थाली में खाना खाना, जमीन में बैठ के खाना खाना, कभी सफाई कर्मी का पैर धोना, इससे नहीं भला हो जाना है। उनके लिए कोई नीति बनाओ, कानून बनाओ। इस देश के गरीबों के लिए कोई कानून नहीं बनाओगे, कानून बनाओगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, विकास करने की बात करो गरीबों की। ये समझ रहा समाज। इनके वहां जय भीम नारा देने से नहीं होने वाला है कि बस्तियों में जाए जय भीम का नारा देने से समझ जाएंगे। बहुत लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, मैंने वही तो कहा कि जय भीम का नारा लगाएंगे और जय भीम की बनाए हुए संविधान को पूरी निष्ठा से लागू नहीं करेंगे। जय भीम का नारा देने से बाबा साहब तो कह के गए हैं कि अरे भाई मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से देश में लागू कर देना, इस देश का भला हो जाएगा। आज तक इस देश में, इस संविधान में तमाम ऐसी आज की धाराएं लिखी हैं जिनको इस देश को हुकूमत करने वाले लोग लागू नहीं कर रहे हैं। तो जय भीम करने थोड़ी बाबा साहब मिशन पूरा हो जाएगा। बाबा साहब मिशन तब पूरा होगा जब बाबा साहब बनाए हुए संविधान को पूरी ईमानदारी से इस देश के हुकूमत करने वाले लोग लागू करें। ये 75-76 सालों तक नहीं लागू किए तो मुझे उम्मीद नहीं है। ये तभी उम्मीद है, हो सकता है जब इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज पार्टी बने, जब इस देश की हुकूमत बहन जी के हाथ में आएगी, तभी इस देश बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू होगा। सर बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिनों से कहा जाता था कि युवा चेहरा नहीं है, युवा नेतृत्व नहीं है, लेकिन आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, मैं भी उनको काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगहों पे जाता हूँ। पिछले मतलब क्या आपको लगता था कि पार्टी को एक युवा चेहरे की जरूरत थी, और अब वो जब आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम, यूपी से बाहर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी से युवा जुड़ रहा है और उसका पार्टी के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है? और जब वो यूपी आएंगे या फिर वो यूपी कब आएंगे या फिर यूपी में आएंगे तो किस प्रकार से कार्यक्रम रहेंगे, और आप उसको देखते कैसे हैं कि बसपा का भविष्य कैसा रहने वाला है? क्योंकि बहन जी ने खुद कहा था कि हम युवाओं को 50% भागीदारी दे रहे हैं। निश्चित है, माननीय बहन जी का निर्देश है कि नौजवानों को 50% भागीदारी दी जाए, और हमारे बूथ कमेटी हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे विधानसभा कमेटी हो, चाहे जिले कमेटी हो, बहुजन समाज पार्टी भी 50% नौजवानों को भागीदारी
दी जा रही है। और माननीय आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, निश्चित है बहन जी ने जब से उनको आगे किया है तब से पूरे देश के नौजवानों में एक ललक है, एक आश जागी है कि इस देश को एक नौजवान नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिला है। और माननीय बहन जी ने माननीय आकाश आनंद जी को पूरे देश में जहां जरूरत समझ रही है, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में खूब मीटिंगें रैली किए, राजस्थान में पैदल यात्रा निकाले, कैडर किए, रैली किए, बिहार में रैली किए, इधर आपका हरियाणा में हुआ। और निश्चित है यूपी में भी नौजवानों में बड़ी ललक है कि कब आएंगे यूपी में, तो पूरा हाथों हाथ नौजवान उठाया है और पूरे देश में नौजवान माननीय आकाश आनंद जी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, मान्य बहन जी के साथ है। वो मान्य बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है नौजवान कि मान्य बहन जी आपने एक नौजवान को हमारे बीच में हमारा साथी बना के भेजा है। निश्चित है कि बहुत लाभ मिलेगा इससे आने वाले समय में। इस देश की हुकूमत अगर किसी का हाथ में होगी बहुजन समाज का हाथ में होगी। सर, आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, एकदम खबर आई कुछ समय पहले कि विश्वनाथ पाल एक युवा चेहरा पाल समाज से हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो आप अपने सफर के बारे में बताइए कि आप कब बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और कब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई तो क्या कहा गया, आपने इसको कैसे चुनौती के रूप में लिया, क्या क्या चीजें? देखिए लगभग हम 92 से हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। हमारे उधर जितने भी हमारे वर्कर थे पार्टी के, ये लोग सब, मेरी एक दुकान थी महावा चौराहे पर, वहां सब लोग आते थे, बैठते थे और बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताते थे। और मैं भी इस चीज से बड़ा खुश होता था कि इस देश में इतने दिनों से पार्टियां चल रही हैं, लेकिन जो मैं जिस समाज से आता था, पाल समाज, मौर्य समाज, निषाद समाज, अल्पपिछड़ा समाज, बैकवर्ड समाज, मैं देखता था कि समाज के लोगों को वोट का अधिकार तो है लेकिन इनको नेता बनने का अधिकार नहीं है जी। जब मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी हर समाज के साथ साथ ऐसे समाज के लोग भी नेता बना रही है जो कभी राजनीति के बारे में सोच नहीं सकते थे, ज्ञान नहीं था, उनसे लोग वोट मांगने जाते, कोई नहीं, हमें कहा नहीं, बाबू जहां कहा वोट दे रही। ये तो धन्यवाद बहुजन समाज पार्टी का जिन्होंने सब समाज नेता बनाया। इस चीज को मैं देखता था तो मेरे मन में ललक आती थी, अगर मैं कभी किसी राजनीतिक दल में अगर काम करूंगा तो बहुजन समाज पार्टी में करूंगा। तो मुझे चलता रहा, बूथ अध्यक्ष रहा। फिर मैं 2 तारीख 2 महीना सन 96 को मुझे एक विकास नगर सेक्टर के नाम से सेक्टर है 10 बूथ का, वहां लोगों ने मुझे बनाना चाहा। हमने कहा भाई आप लोग पढ़ लो, और हमारे लोग आते थे, मैं सबको बकायदे चाय नाश्ता खाना पीना कराता था, अपने वर्करों को बड़ा सम्मान करता था, लगाव में बसपा से शुरू करता था जी। लेकिन मैं कहता था भाई मैं काम कर रहा हूँ दुकान वगैरह, मुझे पद ना दो कोई। लेकिन लोगों ने मुझे सेक्टर अध्यक्ष बनाया। फिर उसी बीच बहन जी का मंडल स्तरीय कैडर कैंप चल रहा था, उसमें बहन जी से मुलाकात हुई, मैं जिले का उपाध्यक्ष हो गया, फिर महासचिव हो गया, सलाहकार हो गया, कोषाध्यक्ष हो गया, फिर मंडल का मैं मंडल संगठन मंत्री हो गया। लगातार मैं बढ़ता रहा, मान्य बहन जी मुझे काम सौंपती रही। फिर इधर भाईचारा जो समाज जोड़ने के लिए बना, उसमें पूरे प्रदेश का प्रभारी रहा, पूर्वांचल का प्रभारी रहा। फिर 2008 में मान्य बहन जी ने हमको राजस्थान चुनाव में भेजा, उधर मैं 1-2 महीना रह के काम किया। फिर मैं इधर वापस आया, फिर मुख्य कोऑर्डिनेटर मियन संगठन में बहन ने रखा। मतलब जब से मैं शुरू किया फिर धीरे धीरे लगातार मैं बढ़ता गया, और जो भी काम मुझे दिया गया, चाहे मैं बूथ पर रहा, चाहे सेक्टर पर रहा, चाहे विधानसभा में रहा, चाहे जिले में रहा, जो काम दिया गया मैं उस काम को बड़ी बाखूबी बड़ी मेहनत से पूरा करने के मन में अपने लगा रखता था। और आज भी जब मुझे मान्य बहन जी ने अचानक बुलाया, और उस 20 दिसंबर का दिन था, संयोग से उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, बहन जी ने जब बुलाया तो मैं पहुंचा। मुझे फोन आया कि शाम को आना है, मैं गया तो बहन जी ने कहा मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष बना रही हूँ। तो मैंने कहा बहन जी जो भी जिम्मेदारी आप हमें देंगे पूरी ताकत के साथ मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। और मैं निश्चित है जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, 20 दिसंबर को मैं अध्यक्ष बना हूँ, 21-22 छोड़ करके 23 को मैं अपने गृह जनपद अयोध्या गया हूँ, फिर बस्ती देवीपाटन, मतलब मैं तब से लगातार पूरे 18 मंडल में मैंने कार्यक्रम किया। मंडल वाइज उसमें खूब पाल समाज, पिछड़ा समाज बड़ी संख्या में जुटा, सब समाज के लोग जुटे, हमारे वर्कर जुटे, बड़ा उत्साह लोगों में बढ़ा। हमारे वर्करों में एक उत्साह ये बढ़ा कि हमारे बीच का कोई एक बूथ सेक्टर का पदाधिकारी, एक वर्कर को बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए सभी लोग बहन जी को बहुत बहुत आभार प्रकट किए, धन्यवाद दिए, और मैं भी बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहन जी ने एक वर्कर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। तो मैंने पूरे मंडल में दौरा किया, फिर जिले वाइज किया, विधानसभा वाइज किया, और आज जो गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर की मीटिंगें हो रही है, सेक्टर की,
मैं डेली किसी न किसी जनपद के, किसी न किसी विधानसभा के, किसी न किसी विधान सेक्टर में मैं जाने का काम करता हूँ। और अभी 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब का निर्वाण दिवस लखनऊ में मनाना है, इसके लिए मैं डेली चल रहा हूँ और बड़ी लंबी तैयारी है। हमारे लोग बड़ी अच्छी संख्या में आएंगे। माननीय कांशीराम साहब का निर्वाण दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी के रूप में सब इकट्ठा होंगे। सर, क्योंकि पाल समाज जो है उससे मतलब किसी भी दल ने इतना बड़ा पद नहीं दिया था, तो क्या जो अपने समाज के लोग भी हैं, जो पाल समाज के लोग भी हैं, उनके भीतर भी इस आपको जो पद मिला इसको लेकर क्या मतलब उनकी तरफ से रिएक्शन, प्रतिक्रिया आई? नहीं, पाल समाज के लोग पूरी तरह उत्साहित है और लोगों में एक मन में बात है कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार अध्यक्ष नहीं बनाई है। बहुजन समाज पार्टी माननीय भागवत पाल जी को अध्यक्ष बनाया, माननीय दयाराम पाल जी को अध्यक्ष बनाया, और संजोग ये रहा कि हमारे जब जब अध्यक्ष है तब तक बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में रही है। आज लोग मन में एक बात उठ रही है कि पाल प्रदेश अध्यक्ष है, निश्चित है आने वाली हुकूमत बहुजन समाज पार्टी की होगी। और पाल समाज एक बड़ा वोट बेस है, पाल समाज पूरे प्रदेश में है जी, कहीं भी 10-15 हजार से कम नहीं है किसी विधानसभा में, जबकि हम कहीं 50,000 तक है, 60,000 तक है, 40,000 है, 30,000 है। पूरी यूपी में हर विधानसभा पाल समाज की बड़ी आबादी है। और यह निश्चित मान लीजिए कि खाली पाल समाज नहीं, पूरे बैकवर्ड समाज के लोगों को, पूरे बैकवर्ड समाज के लोगों में एक ललक है, एक आस जगी है कि बहुजन समाज पार्टी ने ही हम लोग आगे बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी चाहे जंग बहादुर पटेल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चाहे भागवत पाल जी को बनाया, चाहे दयाराम पाल जी को बनाया, चाहे आर एस कुशवाहा जी को बनाया, नरेंद्र पटेल जी को बनाया, के सतान जी को बनाया, लालजी वर्मा जी को बनाया, रामचंद्र राजभर जी को बनाया, भीम राजभर जी को बनाया। बसपा तो पूरे उत्तर प्रदेश, देश की बड़े प्रदेश की कमान हमेशा बैकवर्ड के हाथ में रखी है जी। आज पूरा बैकवर्ड इससे खुश है, पूरा बैकवर्ड बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है। और यहां तक कि विधानमंडल दल के नेता जो होते थे, महत्वपूर्ण पद है, इस पे भी बैकवर्ड के बेटे बरखुराम वर्मा जी रहते थे, उनके बाद बैकवर्ड के बेटे सुखदेव राजभर जी रहते थे। और विधानसभा अध्यक्ष पद जो होता था अध्यक्ष का जी, उस पे हमारे सुखदेव राजभर जी लगातार रहे हैं। इसके पहले बरखुराम वर्मा जी रहे हैं। विधानमंडल दल वाले में भी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लालजी वर्मा जी। तो बहुजन समाज पार्टी तो तमाम महत्वपूर्ण पदों पर बैकवर्ड को ही जिम्मेदारी देती है जी। और बैकवर्ड बहुजन समाज पार्टी पूरी पार्टी मानता है, उसको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा हमारे समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी कहीं और नहीं मिल सकती। और इस बात को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा बैकवर्ड, मुस्लिम समाज हमारा पूरा, और गरीब सवर्ण, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग सब आज बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। उनको कांग्रेस और भाजपा दोनों के अगेंस्ट अगर कोई विकल्प दिखाई पड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। कैसा लगा आपको ये हमारा जो विशेष चर्चा हुई, तमाम मुद्दों को लेकर हुई, बसपा की रणनीति को लेकर हुई, पीडीए पर हुई, अखिलेश यादव पर चर्चा हुई, ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन रहा है इसको लेकर भी बात हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, एक विशेष चर्चा हुई और तमाम चीजें निकलकर सामने आई। आपको ये विशेष चर्चा और विश्लेषण कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विश्वनाथ पाल जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर हमको ये समय दिया। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।